सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जब अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रेडिक्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, देखो इससे पहले जो भी हमने रेट निकाला है वो हमने निकाला है रेट लॉ से। जो हमने रेट निकाला है वो हमने रेट लॉ से निकाला है, और जिस भी रिएक्शन का निकाला है वो सिर्फ हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन थी। मतलब इससे पहले जो भी हमने रेट कैलकुलेट किया हुआ है वो हमने एलिमेंट्री रिएक्शन का कैलकुलेट किया हुआ है, हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैलकुलेट नहीं किया। बट अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट को कैलकुलेट करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे। ओके, अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या होंगे, स्टेप होंगे। यहाँ पे एक से ज़्यादा क्या होंगे, स्टेप्स होंगे। तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसके अंदर देखो बीच में कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट भी आएगा। ओके, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन उसके अंदर इंटरमीडिएट ना आए। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि उसके अंदर इंटरमीडिएट ना आए। ओके, सो अब देखो जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म है इसको अपन दो पार्ट में करते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या करें, मैकेनिज्म फाइंड आउट करें, तो एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, जो क्या है, जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन है। ओके, जैसे ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, और इससे क्या बना, इससे हमारा पी बना, दैट इज प्रोडक्ट बना। ओके, और इसका रेट कांस्टेंट है के। तो अगर मैं इसके ऊपर रेट लो लगाऊं तो रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू में बी, रेट इज इक्वल टू के ए इंटू में बी। तो ये हमारा रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू रेट लो। बट अगर यही हमारी क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, यही हमारी क्या हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगी, मोर देन वन स्टेप, जहां पे एक से ज्यादा क्या हो, स्टेप्स हो। ओके, और जैसे अगर यही रिएक्शन हम ले, हम रिएक्शन तो हमारी यही है, फाइनल रिएक्शन तो क्या है, ए प्लस बी से ही क्या बना, प्रोडक्ट बना। बट जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा, जब हमने इसका मैकेनिज्म देखा तो मैकेनिज्म के अंदर हमने क्या देखा, मैं ये अपनी तरफ से कोई एक रैंडम रिएक्शन ले रहा हूँ, ये कि ए प्लस बी से क्या बना, ए प्लस बी से कोई आई बना, ए प्लस बी से क्या बना, पहले कोई आई बना। आई क्या, आई हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, और आई से क्या बना, आई से फिर हमारा प्रोडक्ट बना। ए प्लस बी से कोई आई बना, आई से क्या बना, फिर हमारा वो प्रोडक्ट बना। ओके, और जैसे अगर ये हमारी, तो ये हो गया हमारा फास्ट स्टेप, और ये क्या होगा, ये हमारा स्लो स्टेप हो गया। ओके, अब देखो हमें पता है कि रेट लो एक्सप्रेशन में, रेट लो हम कहाँ लगाते हैं, रेट लो हम हमेशा लगाते हैं जो हमारा स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अब देखो मान लो कि एक रिएक्शन 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है, एक रिएक्शन क्या हो रही है, 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है। ओके, मैं कह रहा हूँ कि एक स्टेप ने तो टाइम लिया 10 सेकंड का, एक स्टेप ने तो टाइम लिया 10 सेकंड का, बाकी जो जितने भी सेकंड बचे दैट इज 110 सेकंड लिए हैं दूसरे स्टेप ने। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ हमारा, जो हमारा दूसरा स्टेप था, स्लो स्टेप था। ओके, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट स्लो स्टेप के ऊपर ही क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, उसी से ही हमें मेजर पता चलेगा। फास्ट एकदम होके चला गया, उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन को डिटरमाइन करता है, वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, रेट क्या होगा, K2 इंटू में आई। रेट क्या होगा, रेट हमारा होगा, रेट इज इक्वल टू K2 इंटू में आई होगा। ओके, अब रेट लो से ये हमारा ये रेट का एक्सप्रेशन निकल कर आया, बट ये हमारा फाइनल रेट नहीं हो सकता, ये हमारा फाइनल रेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता, रेट लो एक्सप्रेशन में कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता, और यहाँ पर इंटरमीडिएट आ गया। तो हमें इस इंटरमीडिएट को कन्वर्ट करना होगा, हमें इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को पुट करनी होगी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए एंड बी। जो ये इंटरमीडिएट है हमें इसको ए और बी की टर्म्स में हमें इसको लेके आना है, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा ये फाइनल रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, प्रिकॉशंस बताऊंगा कि जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बात कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये है कि जो इंटरमीडिएट है वो फाइनल रेट एक्सप्रेशन में कभी भी नहीं आना चाहिए, जो हमारा फाइनल रेट एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ हमारे रिएक्टेंट होने चाहिए, दैट इज ए एंड बी होने चाहिए ये वाले। ओके, तो यही हमारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर है, इसी की हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर के अंदर आप नीट में देखो, जेई में देखो, इसके बेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई सिंपल क्वेश्चन में, कोई अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। ओके, और देखो जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला है, कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन 2 मेथड करते हैं। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इसको 2 मेथड में करते हैं। एक तो होता है हमारा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन।
ओके, दैट इज ESA। ओके, एक तो हमारे पास है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से हम इसको सोल्व करते हैं, दैट इज ESA से। एक होता है हमारे पास मेथड स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, दैट इज SSA, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, दैट इज SSA। दो मेथड करेंगे, दोनों बताऊंगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बताऊंगा और स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन भी बताऊंगा। ओके, चलो अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कॉम्प्लेक्स के लिए उसका आप रेट निकाल रहे हो, उसका मैकेनिज्म को प्रेडिक्ट कर रहे हो। ओके, सो इन शॉर्ट मैं प्रिकॉशंस बता रहा हूँ कि किन बातों का आपने ध्यान रखना है। देखो, जो सबसे पहली बात है, सबसे क्या है, जो सबसे पहली बात है, पहली बात कौन सी सबसे, वही मैंने आपको बताया कि कभी भी जो हमारा फाइनल रेट एक्सप्रेशन है उसके अंदर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, उसके अंदर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए। ओके, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग रेट लो एक्सप्रेशन, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन लिखो उसको, व्हाइल कैलकुलेटिंग फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन, नो इंटरमीडिएट appear while calculating rate law expression, no intermediate appear in rate। जब हम फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए रेट के अंदर। जो हम रेट निकालते हैं रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, और रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सबसे पहली बात तो ये आपने ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, जो सेकंड बात है, सेकंड बात क्या है कि जैसे देखो जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा। ओके, तो हर स्टेप को कह रहे हैं कि एलिमेंट्री की तरह आप ट्रीट करोगे, हर स्टेप को क्या करोगे आप एलिमेंट्री की तरह ट्रीट करोगे। ओके, सो इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each step will be treated as एलिमेंट्री स्टेप, कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो हर एक स्टेप होगा उसको आप एलिमेंट्री की तरह क्या करोगे, ट्रीट करोगे। ओके, सो सेकंड चीज का ध्यान रखना है। थर्ड देखो मैंने ये तो बता दिया कि आपको कि हर स्टेप एलिमेंट्री की तरह लोगे। अब एलिमेंट्री की तरह का इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप हर एक स्टेप पे रेट लो लगा दोगे, ठीक है, रेट लो लगाओगे, बट जो आप रेट निकालोगे रिएक्शन का वो आप निकालोगे स्लोअर स्टेप से। जो आप रेट निकालोगे, जैसे यहाँ पे 2 स्टेप थे तो हमने किससे निकाला, स्लोअर स्टेप से निकाला। ओके, सो rate law is determined by स्लो स्टेप। जो रेट लॉ हम डिटरमाइन करेंगे वो हम स्लो स्टेप से क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और जैसे यहाँ पे ये स्लो था तो हमने ये निकाला। अब देखो कई बार क्या होगा रिएक्शन के अंदर ना हमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी गिवन होगी और इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हमें गिवन होगी, हमें रिवर्सिबल रिएक्शन भी गिवन होगी और हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हमें गिवन होगी। ओके, अब देखो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन नहीं होती, इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है। कंप्लीट इन द सेंस कि इरिवर्सिबल के अंदर सारा का सारा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में बनेगा, पर रिवर्सिबल के अंदर रिएक्टेंट भी रहेगा और प्रोडक्ट भी रहेगा। ओके, तो होता क्या है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फास्ट होती हैं जनरली, और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है वो स्लो होती है। अब स्लो तो अपने आप होंगी कि सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो टाइम लगेगा। रिवर्सिबल में सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कभी कन्वर्ट नहीं होता, कुछ अमाउंट वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन का जो स्टेप है इक्विलिब्रियम स्टेप वो क्या आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो अगर रिएक्शन के अंदर हमें एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है और एक क्या इरिवर्सिबल है, तो और स्लो फास्ट अगर हमें ज़्यादा नहीं सोचना, इरिवर्सिबल हमारा स्लो होगा एंड रिवर्सिबल क्या होगा, रिवर्सिबल हमारा फास्ट होगा। ओके, तो ये कुछ बातें हैं बेसिक जिसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम कॉम्प्लेक्स को आगे करेंगे, कुछ 3 से 4 एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी कराऊंगा, ESA पे भी और SSA पे भी कराऊंगा। ओके, और लास्ट में मैं आपको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी निकालना सिखाऊंगा इसी मेथड से। हम इसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है करने का। तो फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी भी हम उसे सीखेंगे वहाँ पे। ओके, सो इन बातों को नोट करो और नेक्स्ट हम करते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बेस पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। ओके, जैसे हमारी रिएक्शन क्या है, हमारी ए प्लस बी से क्या बना, प्रोडक्ट बना। ए प्लस बी से क्या बना, ये प्रोडक्ट बना, और ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब इसका मैकेनिज्म भी हमें गिवन होगा। हाँ जी, इसका मैकेनिज्म भी हमें गिवन है। ओके, मैकेनिज्म क्या गिवन है, मैकेनिज्म गिवन है हमें इसमें कि ए प्लस बी से आई, ये K1 और ये K2। ओके, देन जो I है, I से क्या बना, P बना, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे K3 आएगा। ओके, एक हमें ये गिवन है स्टेप और एक स्टेप हमें ये गिवन है। ओके, और हमें बोल रहा है कि कैलकुलेट फाइनल रेट एक्सप्रेशन, कैलकुलेट फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसका नीचे मैकेनिज्म है, ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इसका हमें फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, सो इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं ज़्यादातर जनरली हम। लास्ट में मैं बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस भी है, ESA और SSA के अंदर। पहले इस चीज़ को समझो, यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी यूज़ होगा, वो मैं आपको बता ही दूंगा। ओके, चलो देखो, हमें पता है कि ये हमारी एक ये स्टेप है, एक ये स्टेप है, और मैंने आपको बताया था प्रिकॉशंस के अंदर कि जो भी हम रेटो एक्सप्रेशन निकालते हैं वो हम निकालते हैं स्लोएस्ट स्टेप का। हम किससे निकालते हैं, स्लोएस्ट स्टेप से निकालते हैं। ओके, अब देखो हमें गिवन नहीं है कि कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, बट ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। तो मैंने बताया था कि अगर नहीं गिवन है तो रिवर्सिबल वाले को क्या ले लेना, फास्ट ले लेना, और इरिवर्सिबल को क्या लोगे आप, स्लो लोगे, ले लिया। ओके, अब स्लोएस्ट स्टेप से हम क्या निकालते हैं, रेट लो लिखते हैं। स्लो स्टेप से क्या निकलते हैं, रेट लो। तो रेट क्या आएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में जो भी रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन K3 इनटू में I। ओके, और मैंने बताया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टेप्स होंगे, हर एक सिंगल स्टेप को आप एलिमेंट्री की तरह ट्रीट करोगे। मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है तो पावर भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसके साथ समस्या क्या है, इस रेट लो के साथ समस्या है कि इसके अंदर हमारा इंटरमीडिएट आ गया, दैट इज I। मेन रिएक्शन के अंदर जो नहीं गिवन, मेन रिएक्शन के अंदर I नहीं गिवन है तो I हमारा इंटरमीडिएट होता है। ओके, मेन रिएक्शन के अंदर हमें I नहीं गिवन तो I क्या, I हमारा इंटरमीडिएट है। मतलब हमें I की ही वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। बस हमारा मेन मोटिव अब ये है कि हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। जो I है उसको इन टर्म्स ऑफ A एंड B आप कैलकुलेट करोगे। ओके, चलो इसका काम हो गया। अब हम इस रिएक्शन पे चलते हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या है, देखो इस रिएक्शन के अंदर ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी है और ये रिएक्शन बैकवर्ड भी है। पहले मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड, पहले मैं क्या निकालूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालूं। देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड का मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो इसका रेट कांस्टेंट रेट क्या होगा, K1 इनटू में A और B। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, K1 इनटू में A और B। ओके, ये हो गया। ऐसे मैं रेट ऑफ बैकवर्ड भी निकाल सकता हूं, रेट ऑफ बैकवर्ड। अब रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, रिएक्शन हमारी ऐसे आई है। जब रिएक्शन हमारी ऐसे आएगी तो क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, K2 इनटू में I। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, K2 इनटू में I हो जाएगा, ये हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड ये होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड ये होगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेप आएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, जितनी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है उतनी ही रिएक्शन हमारी बैकवर्ड में जाती है। जैसे ही इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, मतलब एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड की इक्वल हो जाएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड की। ओके, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है हमारा, K1A इंटू B। रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है हमारा, K2 इंटू में I। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है, K1A इंटू B, और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है हमारा, K2I। ओके, चलो जी, अगर मैं यहां से लिखूं K1 अपॉन K2 तो वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा I अपॉन A इंटू B। अब देखो ये आपने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा कि अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर हमें उसका रेट निकालना है, दैट इज K ऑफ इक्विलिब्रियम, यही हमारा K ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, सो K1 बाई K2, K1 बाई K2, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है I और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, A इंटू B हो गया। ओके, तो ऐसे ही K ऑफ इक्विलिब्रियम निकालते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो,
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, बट मैंने आपको करके दिखा दिया कि पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड निकालते हैं, रेट ऑफ बैकवर्ड निकालते हैं और इक्विलिब्रियम पे दोनों इक्वल होते हैं, तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आ गया। आगे से आपने डायरेक्ट करना है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, दिस बाय दिस एंड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, ये आ गया हमारा। यहाँ से आई निकाल दो, यहाँ से आई निकाल दो, आई हमारा क्या आएगा K1 अपॉन K2 इंटू में ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, K1 बाई K2 ए कंसंट्रेशन इंटू में बी की कंसंट्रेशन। तो सब कुछ नहीं करना, हमें इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट करना है। इस आई की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करने के बाद क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K3, आई की जगह क्या आएगा K1 बाई K2 इंटू में ए इंटू में बी। ये हमारा आ गया फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन। अब देखो इस फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ ए और बी है, दैट इज रिएक्टेंट है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। ओके, और अगर हमसे कोई ओवरऑल ऑर्डर पूछे, ओवरऑल ऑर्डर कितना होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आया, वो हमारा 2 आ गया। ओके, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के इफेक्टिव ए इंटू में बी। ओके, और के इफेक्टिव क्या होगा हमारा, K3 K1 बाई K2। ये क्या होगा, ये हमारा के इफेक्टिव होगा। ओके, के इफेक्टिव क्या होगा, K3 K1 बाई K2। जो यहाँ पे आएगा सारा का सारा वो क्या होगा, वो ये हमारा के इफेक्टिव होगा। ओके, तो इसी तरह हमने करना है, ये हमारा मेथड है ESA, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ESA से हमने इसको सोल्व किया है, इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम का लगाया ना, तो ये हमारा ESA बन गया ये। ओके, तो रेट निकाला स्लो से, इंटरमीडिएट आया, उसकी वैल्यू को पुट किया बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। ओके, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट से, और देन हमने इसको वैल्यू को पुट किया और हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें प्रोसीड करना, बिल्कुल सिंपल वे है, कोई भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद थोड़े से अलग कराऊंगा। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर? ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें रिएक्शन गिवन है A2 प्लस बी गिव्स D। A2 प्लस बी से क्या मिला, हमें D मिला, और ये हमें उसका मैकेनिज्म गिवन है, 3 स्टेप का मैकेनिज्म है, और हमें लास्ट में क्या निकालना है, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है। हमें क्या निकालना है, फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, ये हमारी रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जो फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन है उसके अंदर सिर्फ A2 आना चाहिए और उसके अंदर B आना चाहिए, उसके अंदर सिर्फ A2 और B आना चाहिए। ओके, और इस रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम गिवन है, इस रिएक्शन का भी के इक्विलिब्रियम गिवन है, इसका हमें K3 गिवन है। ओके, अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये क्या होंगी, दोनों फास्ट होंगी, और ये स्टेप कैसा होगा, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। ये स्टेप कैसा होगा, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। और हमें पता है कि रेट लो हम कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले स्लो स्टेप पे लगाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेट है, रेट क्या है, K3 A2 इंटू C। ये इक्वेशन हमारी 1 आ गई। रेट 3 क्या आया, रेट क्या आया हमारा, K3 A2 इंटू C। ओके, A2 तो चलो ठीक है, A2 तो है हमारे रिएक्टेंट में, बट C हमारे रिएक्टेंट में नहीं है, तो हमें C को लेके आना है, इन टर्म्स A2 एंड B लेके आना है। ओके, चलो इसको यहीं छोड़ दो, सबसे पहले इस पे लगाते हैं और फिर इस पे लगाते हैं। देखो जब हम इस पे लगाएंगे, हमारा के इक्विलिब्रियम क्या है, वो K1 है, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। के इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी बताया ना मैंने आपको, प्रोडक्ट में क्या है 2A, तो 2A क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर अपॉन में A2। 2A क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर अपॉन में A2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारा K2, K2 इज इक्वल टू क्या आएगा, C अपॉन A इंटू बी, C अपॉन A इंटू बी होएगा। ओके, इसी को आगे उठाते हैं। देखो हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो C तो हमें यहाँ से मिलेगा ना, तो हम यहाँ पे चलते हैं और C की वैल्यू निकालते हैं। तो C की वैल्यू क्या होगी हमारी, C इज इक्वल टू K2, C इज इक्वल टू K2 A इंटू बी हो जाएगा। ओके, अब देखो C की वैल्यू ये आ गई हमारी। अगर हम इसी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें, अगर हम इसी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर दें, इसके अंदर एक तो A है और एक B है। अब B तो चलो ठीक है, B तो हमारे रिएक्टेंट के अंदर है, बट A हमारे रिएक्टेंट के अंदर नहीं है, A2 है हमारे रिएक्टेंट के अंदर। देखो इस चीज को ध्यान रखना है आपने
इसका भी कुछ ना कुछ यूज़ होगा, अगर रिएक्शन के अंदर गिवन है इसका यूज़ होगा, सिर्फ इससे ही सोल्व नहीं होगा। अगर हम यहाँ से सी पुट करते हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर A2 है ऑलरेडी, जो ठीक है। सी के अंदर एक तो B आएगा और एक A आएगा। B भी चलो ठीक है क्योंकि वो भी हमारा रिएक्टेंट है, बट A हमारा रिएक्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि A को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और A को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ से, A को हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारा, इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया। यहाँ से हम A निकालेंगे, A क्या आएगा हमारा, A का स्क्वायर इज इक्वल टू K1 इंटू में A2, A का स्क्वायर K1 इंटू में A2, और नॉर्मल A क्या आ गया, अंडर रूट हो जाएगा K1 और A2 का अंडर रूट हो जाएगा ये। ओके, अब इस A को पुट करेंगे हम यहाँ पे, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो C क्या आएगा हमारा, K2 K1 की पावर 1/2 और A2 की भी पावर 1/2 और इंटू में B, ये हमारा C आ गया। अब देखो इस C के अंदर एक A2 है और एक क्या है, B है। A2 है और B है, दोनों ही क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। तब हम इस C को पुट कर देंगे कहाँ पे, इस C को हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, जैसे C को यहाँ पुट करेंगे तो रेट क्या आएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू K3 A2 और इंटू भी आ गया ये K2 K1 की पावर 1/2 A2 की पावर 1/2 इंटू में क्या आ गया, B आ गया। ओके, सो अल्टीमेटली क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास K2 K3 K1 की पावर 1/2 आ गया, और A2 की पावर, देखो A2 की पावर 1 यहाँ से है, 1/2 यहाँ से, तो कितना आ गया 3/2, और इंटू में क्या आ गया, इंटू में हमारा B आ गया। तो ये आ गया हमारा रेट, ये क्या आ गया, ये हमारा रेट आ चुका है। ओके, और अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इफेक्टिव A2 की पावर 3/2 और B की पावर 1, और जो हमारा K इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा K2 K3 K1 का अंडर रूट। ओके, तो ये हमारा होगा। ओके, तो इस तरह से हमें फाइनल रेट एक्सप्रेशन निकालना, बिल्कुल सेम ही है पिछले वाले की तरह। थोड़ा सा यहाँ पे 2 इक्वेशन थी, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन ये। बस जो भी हमारे रेट लो में आ रहा है इंटरमीडिएट, उसको हमें कन्वर्ट करना है, उसको हमें इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लेके आना है, इन टर्म्स ऑफ जो हमारे एक्चुअल में रिएक्टेंट है A2 और B, उसके अंदर हमें उसको लेकर आना है। ओके, तो ये भी हमने ESS से किया, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन से ही हमने इसको किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे हम SSS से करेंगे, दैट इज स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से। ESS से भी कराऊंगा मैं वो क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस देखेंगे फिर। ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर हमें एक रिएक्शन ये बना है, A प्लस B से क्या बना, D बना। A और B हमारे रिएक्टेंट और C क्या, C वहाँ पे प्रोडक्ट है। ओके, तो एक रिएक्शन हमें ये गिवन है, एक रिएक्शन हमें ये गिवन, और हमें निकालना है फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो इसको ना हम दोनों मेथड से करेंगे, मतलब ESS से भी करेंगे और हम SSS से भी करेंगे। पहले मैं आपको ESS से कराऊंगा, जो हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं उसके वजह से, फिर मैं आपको SSS से कराऊंगा, फिर दोनों में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम ESS से करेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ओके, देखो हमें पता है कि ये स्टेप हमारा क्या होगा, ये स्टेप हमारा फास्ट होगा और ये स्टेप क्या होगा, ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप होगा। वो स्टेप फास्ट होगा और ये स्टेप क्या होगा, हमारा स्लो स्टेप होगा। तो रेट जो हम निकालेंगे, रेट क्या निकालेंगे, रेट इज इक्वल टू K3 B इंटू में C, रेट इज इक्वल टू K3 B इंटू में C आ जाएगा। ओके, अब B तो ठीक है, B तो हमारा रिएक्टेंट है, बट C हमारा रिएक्टेंट नहीं है, C तो हमारा इंटरमीडिएट है। ओके, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके इसके ऊपर लगाते हैं। हमें पता है कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू बी, C अपॉन A इंटू बी, K1 बाई K2 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ओके, तो यहाँ से C निकालना, तो यहाँ से C निकाल दो, C निकाल दोगे तो क्या आएगा, K1 बाई K2 A इंटू में B, C निकाल दिया हमने, K1 बाई K2 A इंटू में B। इस C की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब जैसे हम C की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K3 B, C की जगह क्या आएगा, K1 बाई K2 A इंटू B। ओके, तो अल्टीमेटली जो हमारा रेट है, रेट क्या हो गया, रेट हो गया हमारा K1 K3 अपॉन K2 A इंटू में B की कंसंट्रेशन का स्क्वायर।
ये हो गया हमारा रेट क्या हो K1 K3 अपॉन में K2 A इंटू में B की कंसंट्रेशन का स्केयर हो गया। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू SS से। इसको K इफेक्टिव पुट कर देंगे तो ये हमारा फाइनल रेट लो एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे A और B है और A और B क्या है हमारे, वो रिएक्टेंट है। ओके, अब देखो, अब ये तो हमने किया ESS से, अब यही हम करेंगे SSA से। यही हम किस से करेंगे, SSA अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ओके, अब SSA क्या बोलता है, SSA ना हमेशा लगता है इंटरमीडिएट के ऊपर। SSA कहाँ लगता है, इंटरमीडिएट के ऊपर लगता है। SSA ये बोलता है कि जो भी हमारा इंटरमीडिएट है उसका जो रेट कांस्टेंट रहता है। अकॉर्डिंग टू SSA, रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो उसका फॉर्मेशन और उसका डिफॉर्मेशन है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, उसका कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो अब देखो इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है, इंटरमीडिएट C है। इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट C है। ओके, तो हम SSA अप्लाई करेंगे C के ऊपर। अप्लाई SSA ऑन C। ओके, यहाँ पे लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू SSA रेट ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, अब देखो हमें अप्लाई करना है C के ऊपर SSA। C के ऊपर जैसे हम SSA लगाएंगे, देखो C के ऊपर SSA लगाने का मतलब है कि उसका फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ C के। मतलब जितना C फॉर्म होगा ना, जिस रेट से C फॉर्म होगा उसी रेट से उसका डिफॉर्मेशन होगा। जिस रेट से उसका फॉर्मेशन होगा उसी रेट से उसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ना, अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर हमारी 3 रिएक्शन गिवन है। एक रिएक्शन ऐसे फॉरवर्ड जा रही है, दूसरी रिएक्शन ऐसे बैकवर्ड जा रही है और तीसरी रिएक्शन ये जा रही है। इसके अंदर 2 रिएक्शन हम काउंट करेंगे, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड और एक ये। ओके, किन किन रिएक्शन में C बन रहा है, किन किन रिएक्शन में C बन रहा है। पहले ये रिएक्शन जाएंगे, C बन रहा है। ऐसे रिएक्शन जाएंगे तो क्या हो रहा है, C का डिफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जाएंगे तब भी C का क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारे 3 रिएक्शन है, एक ऐसे और एक ऐसे। इन तीनों में से किस रिएक्शन के अंदर C का फॉर्मेशन हो रहा है। जब रिएक्शन हमारी ऐसे जा रही है, तो C का क्या हो रहा है, C का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, K1 इंटू में A एंड B इज इक्वल टू, अब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, किस किस रिएक्शन में उसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है ये, जब हम ऐसे जा रहे हैं C से क्या बन रहा है, A और B बन रहा है। एक ये B और C से क्या बन रहा है, D बन रहा है। ओके, जब हम ऐसे जाएंगे तो क्या होएगा, K2 इंटू में C प्लस, देखो जब हम ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं तो K2 इंटू में ये C हमारा प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे भी ऐसे जा रहे हैं तो K3 इंटू में B एंड C। K3 इंटू में B एंड C हो गया। ओके, यहाँ से C की वैल्यू निकालो और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, K1A B, K2 प्लस K3B इंटू में क्या आ गया, इंटू में C की कंसंट्रेशन आ गई है। तो C कंसंट्रेशन क्या हो गया, K1AB अपॉन में K2 प्लस K3B। ओके, ये आ गया हमारे C की कंसंट्रेशन। अब देखो C की कंसंट्रेशन, देखो रेट तो यही होगा ना हमारा। अब इस C की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं यहाँ पे, C कंसंट्रेशन को हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे C की कंसंट्रेशन तो अल्टीमेटली क्या बनेगा हमारे पास, रेट इज इक्वल टू K3B और ये आ गया हमारा C क्या हो गया हमारा, K1A इंटू में B अपॉन K2 प्लस K3B हो गया। ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करें। रीअरेंज करने के बाद क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K1 K3 A इंटू B का स्केयर अपॉन में K2 प्लस K3B। ये आ गया हमारा SSA से रेट लो एक्सप्रेशन। ये हमारा SSA से है। हमें क्या करना है, जो भी हमारा इंटरमीडिएट आ रहा है रेट लो एक्सप्रेशन में, उसके ऊपर SSA लगा दो। SSA लगाने का मतलब है कि जितना उसका फॉर्मेशन का रेट होगा उतना ही उसका डिफॉर्मेशन का रेट होगा। तो उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखो। इस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन ऐसे हो रहा है और ऐसे हो रहा है, तो दोनों को इक्वल करो। वहां से इंटरमीडिएट की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर जो हमारा आया है स्लो स्टेप से, उसके अंदर उसको पुट कर दो। ओके, तो देखो ESA से आ रहा है हमारा ये हमारा ESA से आ रहा है और ये हमारा SSA से आ रहा है। अगर हम देखें कि डिफरेंस क्या है, देखो
SSA वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। SSA इसके से जो आता है वो हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है, वो ज़्यादा करेक्ट होता है। ओके, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ESA वाला गलत है या फिर SSA वाला गलत है, दोनों ही ठीक है अपनी जगह। आपने एक तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसा गिवन है, ESA से गिवन है, SSA से गिवन है, पता क्या चलेगा, देखो वो तो निकाल के पता चलेगा, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में जनरली एक होता है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस के अंदर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब देखो जो हमारा SSA से है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ESA से ठीक है, ESA में हम थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगाई हुई है। जो हमारा SSA है ना उससे हमारा ESA भी बन सकता है, बट कम बनेगा इफ K2 अगर हमारा क्या हो जाए, K2 हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए K3B से, अगर हमारा K2 बहुत ज़्यादा हो जाए K3B से, अगर हमारा K2 बहुत ज़्यादा हो जाए K3B से, तो K3B को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा, K1 K3 A इंटू बी का स्केयर अपॉन में K2, और ये वही एक्सप्रेशन है जो हमारा ESA से आया हुआ है। देखो SSA के अंदर अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करते हैं कि अगर हमारा K2 बहुत ज़्यादा है तो K3B नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये बनेगा, और ये और ESA दोनों क्या हैं, सेम है, ये और ESA दोनों क्या हैं, सेम है। वही कि अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो वो ESA का ही रिजल्ट दे देगा हमें। ओके, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, वो हमारा SSA का है। तो इस तरह से आपने SSA के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जो भी इंटरमीडिएट है उसके ऊपर SSA अप्लाई करना है। ओके, उसका फॉर्मेशन और उसका डिफॉर्मेशन दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का रेट सेम होगा। जब दोनों का रेट सेम होगा तो अकॉर्डिंग टू हम वैल्यू पुट करेंगे इंटरमीडिएट की फाइनल रेट लो में, और वही हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, SSA भी ESA बन सकता है, बट एक अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करना होगा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा SSA होता है। ओके, सो ये था, हम SSA और ESA का यूज़ करके हम रेटलो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे छोटा सा एक हमारा टॉपिक है जहाँ पे हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होती है। थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊंगा कि किस तरह आया है, बिल्कुल सिंपल है, शॉर्ट में क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकेंड वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई भी रेट लो एक्सप्रेशन है, जैसे हमने अभी निकाला SSA से निकाला या फिर ESA से निकाला, कि हमारा रेट क्या है, रेट आया हमारा K1 K3 अपॉन K2 AB का स्केयर। तो हमें इस रिएक्शन की ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। ओके, अब देखो हमें पता है कि इसको हम K इफेक्टिव पुट कर सकते हैं, तो K इफेक्टिव क्या आएगा हमारा, K1 K3 अपॉन K2 आएगा। K इफेक्टिव क्या है, K1 K3 अपॉन K2 आएगा। ओके, तो वही है कि जैसे हम K1 की वैल्यू पुट करेंगे, K1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखो K क्या होता है, K इज इक्वल टू A e रेज़ टू पावर माइनस EA बाई RT। तो K1 को पुट करेंगे क्या आएगा, A1 e रेज़ टू पावर माइनस EA1 बाई RT। K3 को पुट करेंगे A3 e रेज़ टू पावर माइनस EA3 बाई RT अपॉन में K2 का पुट करेंगे A2 e रेज़ टू पावर माइनस EA2 बाई RT पुट करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ से जो A है, A तो क्या आएगा, A1 A3 अपॉन A2, तो ये तो आ गया हमारा A ओवरऑल, ये तो क्या आ गया, प्री एक्सपोनेंशियल ओवरऑल आ गया, A ओवरऑल। तो A ओवरऑल क्या होगा, A1 A3 बाई A2। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा K ओवरऑल होगा वही हमारा A ओवरऑल होगा। K ओवरऑल क्या था, K इफेक्टिव तो K1 K3 बाई K2, और ये क्या A1 A3 बाई A2 है ये। ओके, तो वो बिल्कुल सेम होगा, जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा ओवरऑल वही हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दैट इज A होगा ओवरऑल। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये है हमारा e रेज़ टू पावर माइनस EA1 बाई RT, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे। इसको भी जब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी। तो जब हम इसको, एक तो ये है और एक ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं
माइनस EA1/RT माइनस EA3/RT, और ये नेगेटिव ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव EA2/RT, ये बन जाएगा हमारा। ओके, ये बनेगा। ओके चलो नेक्स्ट हो गया हमारा के इफेक्टिव आ गया हमारा, ए इफेक्टिव या फिर ए ओवरऑल, और इनटू में क्या आ गया, देखो e⁻, क्या करेंगे यहाँ पे हम कॉमन लेंगे -1/RT, -1/RT अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3, ये बन जाएगा हमारा। जैसे -1/RT कॉमन लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस हो, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ओके, ये बन जाएगा हमारा, और यही क्या होगा, यही हमारी EA ओवरऑल होगी, EA1 प्लस EA3 माइनस EA2, तो यही होगी हमारी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। यही क्या होगी, हमारी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ओके, तो इस तरह से हमें सोल्व करना। देखो अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो इतना तो हम इसको सोल्व करके देखने से रहे, तो हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या है हमारे पास, जो हमारा के इफेक्टिव है K1 K3 अपॉन K2, इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। जो ये टर्म है ना, इसके अंदर लॉग लो, इसके अंदर क्या लो, लॉग लो। जब आप इसमें लॉग लोगे तो लॉग K1 K3 अपॉन K2, तो क्या बनेगा, ये log K1 K3 log A बाई बी क्या होगा, log A माइनस बी log K2, और A इंटू बी क्या होगा, A प्लस बी, सो log K1 प्लस log K3 माइनस log K2। log को हटाओ और K को हटाओ, उसकी जगह एक्टिवेशन एनर्जी पुट करो। K1 है तो EA1, K3 है तो EA3, K2 है तो EA2, तो ये आ गया हमारे पास ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। जो भी हमारा K इफेक्टिव है उसके अंदर log लो, log लेने के बाद में क्या करो, log को तो हटाई दो और K1 K2 इनकी जगह EA1 EA2 पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। ये मैंने बताया कि एक्चुअल में आता कैसे है, क्या आपको बताओ नहीं, मैं अगर आपको डायरेक्ट ये कराता तो अगर सर ये कैसे आया, तो ये पे तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, हमारा आया कैसे है। ओके, ये एक्चुअल में हमारा फाइनल रिजल्ट है। क्लियर, तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी ओवरऑल निकालेंगे। एक दो एग्जांपल और कराऊंगा, फिर आपको सारा एक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जो हमें 3 क्वेश्चन गिवन है, ये के इफेक्टिव हमें गिवन है और हमें ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। हमें करना ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो मैंने आपको बता दें, जो के इफेक्टिव होगा उसी को ही वही हमारा क्या होगा, प्री एक्सपोनेंशियल होगा। के की जगह बस आपने ए पुट करना है। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट आती है, मैंने आपको मेथड भी बताया था। ओके, देखो वही है कि अगर हम इसका log लेंगे तो log लेने से क्या होगा, 1/3 आगे आएगा, दोनों प्लस में है तो प्रोडक्ट में तो इनका प्लस हो जाएगा, K1 प्लस K3, और दोनों डिवाइड में है तो इनका क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस log K2 माइनस log K4। log को हटाओ और K की जगह एक्टिवेशन एनर्जी पुट कर दो, सो 1/3 EA1 प्लस EA3 माइनस EA2 माइनस EA4, तो ये हो जाएगी हमारी ओवरऑल एक्टिवेशन। क्लियर, ऐसे हम यहाँ पे देखेंगे। अब अगर हम इसके अंदर बात करें, इसके अंदर क्या होगा, हम log ले तो 2/3 आगे आएगा और प्रोडक्ट है तो प्लस में, K3, सो 2/3 log को हटा दो, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी EA1 प्लस EA2 माइनस EA। इस तरह से मैं समझता हूँ, बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। हम इसको पूरा सोल्व करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम log लें तो क्या बनेगा, log K2 प्लस 1/2 आगे आएगा, log K1 माइनस log K4, ये बनेगा EA2 EA1 माइनस EA4, ये क्या बन जाएगा, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बन जाएगी। तो यहाँ से ये हमारी ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। ओके, सो इस तरह से ही हमने ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी या फिर हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को कैलकुलेट करना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं ज़्यादा करना। log लो, log लेने के बाद जो भी आता है उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग log को हटा दो, log तो लिखना ही नहीं है, और K1 K2 की जगह EA1 EA2 एक्टिवेशन एनर्जी को पुट करना है। ओके, सो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था।
और जिसके अंदर हमने एसएसए पढ़ा, ईएसए पढ़ा और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जनरली पहले ईएसए लगवाते हैं या एसएसए कराता है, बाद में ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछता है। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।